मेरा एमबीबीएस स्टार्ट हुआ ना, तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मेरे से मिस होगी। मुझे नहीं पता था कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज़रूरी है कि आगे चल के ना मेरी इवन पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज़ के अंदर भी हेल्प करेगी। अब मैं जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज़ और एग्ज़ाम वाले फेज़ के अंदर हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंट जो है ना अगर आप कर लेंगे ना, तो आपके अगले 10 ईयर्स जो है ना स्टार्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बहुत ज़्यादा वो आपको बार बार फ़ायदा देगी। तो इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है? ये कोई मनी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कोई अपने स्टॉक्स नहीं लेने, कोई शेयर नहीं लेने, बल्कि आपने एक बुक लेनी है और वो बुक है फर्स्ट एड। एंड ये फर्स्ट एड जो बुक है ये कोई बैंडेड की तरह की नहीं है, ना कोई ये बॉक्स है जिसके अंदर जो है ना आप अपने लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज देनी है, बल्कि एक ऐसी बुक है जिसके अंदर जो है ना आपके पूरे 4th ईयर तक जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके जो हाई यील्ड पॉइंट्स, जो कि बहुत अहम पॉइंट्स होते हैं या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो दिए होते हैं। ये वही बुक है जिसका हम बार बार जो है ना अपनी यूएसएमएलए की वीडियो के अंदर भी देखते रहते हैं कि एक ही बुक के सारे लोग कहते हैं कि आप फर्स्ट एड करें। ये वही वाली बुक है, ये वही वाली बुक है जिसके अंदर FCPS पार्ट 1 के एग्ज़ाम के टाइम में सारे लोग यही कहते रहते हैं कि सबसे पहले आपको फर्स्ट एड करनी पड़ेगी, फिर आपने MCU बैंक पे जाना है। तो ये आपके FCPS पार्ट 1 के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने विजुअल फील्ड पाथ वे डिफेक्ट्स का पढ़ना है, तो अगर आप एक नॉर्मल एनाटमी की बुक से, फिजियोलॉजी की बुक से पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक 7 या 8 सफ़ों का एक लंबा सा जो है ना चैप्टर है जिसमें आपने ये पढ़ना है। अच्छा, अब ये चैप्टर जो है ना इस फर्स्ट एड के अंदर ना उन्हें एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर या एक छोटी सी डायग्राम के अंदर ना शो कर दिया है और आपने बस वही जो है ना लेके चलना है। तो बात यह है कि फर्स्ट एड ने जो है ना एक बड़ी सी चीज़ को एक छोटे सी चीज़ के या छोटे से बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है कि एमबीबीएस में पढ़ाई हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने के लिए नहीं कर रहे होते, नॉलेज हमने लेना होता है और उसके बाद हमने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करनी होती है। अगर हम इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते रहेंगे और उसके बाद उन बुक्स से हमें कुछ याद नहीं होगा, तो हम पेशेंट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो ये तब आती है फर्स्ट एड, जहाँ एक बड़ी सी डिजीज़ को उन्होंने एक छोटी सी जो है ना पैराग्राफ में लिख दिया होता है और आपने जल्दी जल्दी अपने हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने होते हैं। और आपको उस डिज़ीज़ की अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से जो आपको हाई यील्ड पॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छी तरह समझ आ रहे होते हैं। और फर्स्ट एड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इसके अंदर एनाटमी होती है, इसमें फिजियोलॉजी होती है, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट, फार्माकोलॉजी, और इसके अलावा जो आपके सिस्टम्स हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ये सारे सिस्टम्स भी फर्स्ट एड के अंदर कवर हैं। तो बेसिकली आप अप टिल 4 ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सारे के सारे जो है ना फर्स्ट एड के अंदर कवर होते हैं। आपको कोई भी एग्ज़ाम देना होता है ना, उससे पहले आपने फ़र्स्ट एड को पढ़ना होता है ताकि आप एक दफ़ा जो आपने एमबीबीएस में सारा पढ़ा हो ना वो एक दफ़ा आप दोबारा गो थ्रू कर लें। तो हर बंदा यही करता है कि पार्ट 1 से पहले जो है ना वो फर्स्ट एड को उठा लेता है और पढ़ना शुरू कर देता है, या यूएसएमएलए के लिए भी फर्स्ट एड को पढ़ना शुरू कर देता है। फर्स्ट एड में बहुत ही ना एक चीज़ को कंसाइज फॉर्म में लिखा होता है, मतलब बजाय लंबी लंबी स्टोरीज लिखने के लिए मेन बात लिखी होती है कि ये चीज़ है, इस चीज़ से ये चीज़ हुई और इस चीज़ से ये चीज़ होगी। तो 3 लफ्ज़ों के अंदर जो है ना उसने पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट जो एक बड़ी टेक्स्ट बुक के अंदर पूरे के पूरे पेज पर होता है ना वो उसने 3 लफ्ज़ों में ख़त्म किया होता है। तो जब आपने 3 लफ्ज़ याद करने होते हैं किसी भी डिजीज़ के लिए, तो आपके लिए याद करना भी ईजी हो जाते हैं। इसके अलावा जब वो एग्ज़ाम का टाइम आता है तो आप रिकॉल भी कर पा रहे होते हैं। आपको पता हो कि आपने सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग को ना उन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और जब वो 3 चीज़ें जो है ना वो आपकी फुल अंडरस्टैंडिंग ले लेंगी ना, तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये उस तरह का नहीं है कि एक पूरा जारगून सा बना हुआ है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि अब इस पूरे पैराग्राफ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन फर्स्ट एड के अंदर वो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए निकाल के पहले ही रख दी गई है। फर्स्ट एड जो है ना वो नोट्स बनाने के लिए एक एक्सीलेंट बुक है। उसकी रीज़न यही है कि ऑलरेडी जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो लिखे जा चुके हैं। उसके बाद ये है कि एक जो पूरा का पूरा यूनिट है वो तकरीबन मेरे ख्याल से 300 या 400 पेजेस पे होगा एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन फर्स्ट एड के अंदर वही जो यूनिट है वो 20, 30, 40, 50 पेजेस के अंदर जो है ना पूरा यूनिट कवर किया होता है। फर्स्ट एड को अगर आपने यूज़ करना है ना तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हाई यील्ड बातें लिखी होंगी, जो एक्स्ट्रा बातें आपने पढ़नी है या अपने आप को समझानी है उसके लिए स्पेस नहीं होती इतनी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, अपने फर्स्ट एड को डिवाइड कर लेते हैं और हर पेज के दरमियान एक नया पेज डलवा लेते हैं ताकि जो है ना वहाँ अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बात हो ना तो वो नोट्स बना लें उसके ऊपर।
और फिर जब एग्ज़ाम के टाइम आता है तो बजाय इसके को अपने टेक्स्ट बुक पे जाएं, तो जो उन्होंने टेक्स्ट बुक से जो सी कॉपी फ़र्स्ट एड पे कॉपी की होती हैं या नोट्स बनाए होते हैं और फर्स्ट एड को पढ़ते हैं, साथ उन नोट्स को पढ़ते हैं, तो उनका एग्ज़ाम प्रिपेयर हो जाता है। फर्स्ट एड का एक एक लफ्ज़ है ना, उसको आपने समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो उसकी क्या रीज़न है, उसने क्यों लिख दिया, किसी वजह से नहीं उसने लिखा है, ऐसे कोई फालतू की बात नहीं लिखती। तो आप जब उस वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होगा। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट ऐड ऑन हो जाता है जो कि सिर्फ एक वर्ड से जो है ना उस टॉपिक के रिलेटेड आपको पता चल जाता है, जो है ना आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ना आपको प्रिपेयर कर रही होती है। इसके अंदर जो है ना जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के पॉइंट्स है वो बताए होंगे, जो भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स है वो बताए होंगे। फिर फर्स्ट एड ने क्या किया है कि जोन सी दो डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है ना, उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कार्बोमाइल फॉस्फेट 1 सिंथेटेज की जो डेफिशिएंसी है उसको 2 से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, क्वाश स्कोर और मारास्मस स्कोर कैसे आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जब चीज़ें जो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें होती हैं उनको फिर हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, इसमें फर्स्ट एड जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देती है। बिल्कुल आपको पता होगा कि एक किताब और एक कॉपी के अंदर क्या फ़र्क है, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली किताब को उठा सकते हैं। इसी तरह जब आपको दो डिजीज़ जो कि सेम लगती हैं देखने में लेकिन होती नहीं है, तो जब आपको उनके दरमियान उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होगा कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बहुत ईजिली जो है ना कॉपी उठाएंगे या किताब उठाएंगे और पेशेंट्स के बहुत ईजिली आप डायग्नोज कर लेंगे कि ये डिज़ीज़ है जिसको ये पेशेंट फेस कर रहा है, और आपकी डायग्नोसिस में भी हेल्प होगी, फिर मैनेजमेंट में भी हेल्प हो जाएगी, अपने पेशेंट्स को इंतहाई अच्छी क्वालिटी की केयर दे सकेंगे। इसके अलावा फर्स्ट एड जो है ना आपके लिए हमेशा के लिए ना आपका एक रेफरेंस टूल बन जाता है। हम जब मेडिसिन के अंदर जाते हैं फिर हम अपनी एक फील्ड के अंदर हो जाते हैं, तो बाज़ को हमारी बाकी डिजीज़ से ना थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता है। जैसे अगर मैं न्यूरोसर्जरी में चला गया हूँ तो बाकी थोड़ी कार्डियो जो है ना वो मेरी थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड है। तो जब अब थोड़े से पेशेंट ऐसे आए हैं जिसके अंदर मुझे कार्डियो पढ़नी हो, तो मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिसको मैं यूज़ करते हुए वो डिज़ीज़ पढ़ सकूँ। लेकिन एक टूल है जो क्या है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या है? रेफरेंस बुक है। कोई भी डिज़ीज़ पढ़नी हो, आपको पता नहीं चल रहा कि उस डिज़ीज़ के बारे में आप भूल चुके हैं, तो आप फर्स्ट एड खोलें, आपको डिज़ीज़ मिलेगी। बेशक 2 लाइनों की मिलेगी ज़रूर। कैपिलरी वेज प्रेशर के बारे में देखना है तो वो आपको फर्स्ट एड के अंदर मिलेगा। अगर आपने प्रेसबायोपिया के बारे में देखना है तो वो भी आपको फर्स्ट एड के अंदर मिलेगा। यानी कि ENT की डिसऑर्डर से लेके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स तक हर चीज़ जो है ना फर्स्ट एड के अंदर मिलेगी। तो फर्स्ट एड जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है, इसलिए क्योंकि आपका हेल्प आउट करता है। आपके जो भी इंटरनेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम आएंगे या आपके भी यहाँ पाकिस्तान के लोकल एग्ज़ाम्स आएंगे, उनके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना उसको बेहतर करने के लिए, इसके अलावा आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी आपकी हेल्प आउट कर देती है। और हमारे लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अगर हमने कोई चीज़ देखनी हो तो स्पेशली नोट्स बनाने के लिए के अंदर ये है कि अगर आपने USMLE देना अपनी ज़िंदगी के अंदर, या आप कभी सोचते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फाइनल ईयर के अंदर भी इवन कि मैंने जो है ना यार USMLE एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए फ़र्स्ट एड जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड के बगैर आप हिल नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर आपकी फर्स्ट एड थर्ड ईयर के अंदर प्रिपेयर है तो सिर्फ 2 या 3 मंथ्स की आपकी प्रिपरेशन लगेगी और आपने UWorld करना होगा और आप जो है ना अपना स्टेप 1 दे सकते हैं। और अगर आपने अपनी फर्स्ट एड की प्रिपरेशन नहीं की हुई तो फिर आपको दोबारा से फर्स्ट एड पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए 6 मंथ्स या 5 मंथ्स इतने मंथ्स लग सकते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। अब ये टॉपिक हमें डिस्कस भी करना चाहिए कि फ़र्स्ट एड को हमने किस तरह कवर करना है, तो ये कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लगता है फ़र्स्ट एड की काफ़ी तारीफ़ें हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट एड की कंपनी इस वीडियो को देखेगी और मुझे कोई स्पेशल डिस्काउंट भेजेगी। ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोडक्ट बहुत पुराना हो जाता है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। फ़र्स्ट एड को पब्लिश होते हुए ना 24 ईयर्स गुजर गए हैं, लेकिन हो सकता है कि उनके वो वीडियो देखें और उनको लगे कि यार मतलब मैं हमारी इतनी प्रोडक्ट की तारीफ़ की है तो एक फ्री फर्स्ट एड न्यू एडिशन जो है ना वो मुझे भेज दें। सो फर्स्ट एड के साथ साथ जो है ना अगर हमने USMLE की प्रिपरेशन करी है तो एक और बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो होता है रोकड़ा, यानी कि डॉलर्स। आजकल रोकड़ा भी नहीं है, अब डॉलर्स है। सो डॉलर्स कितने चाहिए हैं हमें अगर हमने USMLE के पाथ पे जाने, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने टोटल कॉस्ट निकाली है कि हम कितनी हमें अमाउंट राउंड अबाउट चाहिए होगी अगर हमने USMLE की प्रिपरेशन करनी है, और इस वीडियो का लिंक मैं इधर दे दूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।